तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए हाइड्रोजन की सीरीज़ का, हाइड्रोजन के चैप्टर्स का पार्ट 5 देखेंगे, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर H2 गैस, H2 गैस का हम औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो जनरल क्लासिफिकेशन अगर कर दिया जाए इंडस्ट्री लेवल पे, सबसे जो यूज़फुल मेथड है जो आजकल यूज़ होता है वो ये है, बॉश प्रक्रम द्वारा H2 गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन हम सारे मेथड देखेंगे H2O के वैधक बटन द्वारा, मतलब जल के वैधक बटन द्वारा, बॉश प्रक्रम के द्वारा, लेन प्रक्रम के द्वारा, ये सब नाम है, बॉश और लेन नाम है। हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में मेथनॉल के द्वारा हम कैसे हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। देखें, जल के वैधक बटन द्वारा आसुत जल जो है वो पूरी तरह से विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल में से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो अगर हमें जल का वैधक कराना है तो हमें जल में थोड़ा अम्ल या क्षार या लवण की मात्रा मिलानी पड़ेगी। अल्प मात्रा मिला देंगे तो वैधक बड़ी आसानी से हो जाएगा, और जल के अणु धारा प्रवाहित करने पर H+ और OH- आयनों में टूट जाएंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अम्लीय या क्षारीय या लवणीय जल में से वैधधारा का प्रवाह भी होने लगता है, और इस वैधधारा के प्रवाह के कारण H2O अणु H+ और OH- अणुओं में विभाजित या विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो जल का अणु टूटेगा H+ OH- में। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें ये एनोड और एक कैथोड, एनोड ये कैथोड और ये एनोड ये बना रखा है। अब इनको अगर हम कनेक्ट कर दें, मतलब वैधक अपक्रिया में यही होता है कि प्लेट को प्लेट या छड़ को बैटरी के जिस सिरे से आप जोड़ देंगे वो वैसे ही व्यवहार करेगा। तो इसको हमने बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ दिया है और इसको हमने बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया है। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। कैथोड क्यों? क्योंकि इस पर होता है अपचयन, और ये एनोड क्यों? क्योंकि इस पर होता है ऑक्सीकरण, ठीक बेटा। धारा प्रवाहित करने पर H2O टूट गया H+ OH- में। हम मॉलिक्यूल थोड़े बढ़ा रहे हैं, बैलेंस करने की बात नहीं है, मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसी टाइप का हम कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण दिखाएंगे। अब देखो कैथोड पर अपक्रिया क्या होती है। कैथोड पर अपक्रिया, तो कैथोड है माइनस, कैथोड माइनस चार्ज, मतलब ये बैटरी के माइनस वाले से जुड़ा हुआ है। तो H+ जो है वो इस पर जाकर के अपचयित होगा। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएंगे 2 H2 गैस, ये बाहर निकलेगी, और ये प्रोसेस जो हुई है वो है अपचयन की, ठीक। तो कैथोड पर आप H2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एनोड पर भी कुछ रिएक्शन होगी, और OH- जो है एनोड पर जाकर के ऑक्सीकृत जब हो जाएगा तो OH- एनोड पर ऑक्सीकृत होगा और उससे मिलेगा हमें ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक बेटा। तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण। तो अगर हम इस मेथड में जो अभी हम H2 गैस के इंडस्ट्रियल मेथड में देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि H2 गैस का उत्पादन कैथोड पर होता है। तो H2 गैस इस तरीके से हम शुद्ध मात्रा में और बड़ी मात्रा में वैधक करा करके H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें वोल्टेज की खपत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है उससे जो गैस निकल के H2 गैस जो प्राप्त होगी वो कॉस्टली ज़्यादा होगी, ठीक। अब अगला मेथड देखो, बॉश प्रक्रम, बॉश प्रक्रम, ठीक। तो बॉश नाम है, ये आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है, जिसके द्वारा औद्योगिक स्तर पर हम H2 गैस का उत्पादन करते हैं। समझने के लिए इसको हमने 2 स्टेप में बांट रखा है, एक है कोल गैसिफिकेशन और दूसरा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एक है कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोयला, ठीक है, उसको हम गैसीफाई करेंगे, और दूसरा उसमें जो वाटर गैस मिलेगा उसको हम शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन का मूल बात यह है इसके अंदर कि जो कोल है कार्बन, उसको हम जलवाष्प के द्वारा रिएक्शन करा करके उसे हम जल गैस या सिन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिन गैस CO+3H2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, और जो जल गैस वो 1:1 रेशियो 50-50% कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस का मिक्सचर। तो अगर हम CO+H2 अगर हमारे पास है तो CO को अगर हम किसी तरीके से हटा दें तो शेष गैस बचेगी, वो क्या कहलाएगी? H2 गैस। यही तरीका है।
तो इसमें हम प्राप्त करेंगे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण, और उसके बाद CO गैस को हम किसी तरीके से हटा देंगे, तो जो गैस बचेगी, रेस्ट अमाउंट जो गैस बचेगा वो होगा H2 गैस। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं, अब देखो जरा कोल गैसीकरण क्या होता है। इसमें जो कोयला, इस पर हम गर्म जलवाष्प प्रवाहित करें और यहाँ उत्प्रेरक डाल दें बेटा लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो कोल है ये H2O अर्थात ये वेपर फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा, ये वेपर है, वाष्प अवस्था में है, ठीक है। इस पे प्रवाहित कर दें तो हमें मिल जाता है CO प्लस H2 का मिक्सचर। ये है वाटर गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस भी कहते हैं, इसे। तो ये CO प्लस H2, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कह रहे हैं हम कोल गैसीकरण। ये बॉस प्रक्रम या बॉस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, अब आप देखो कि इस CO प्लस H2 से अगर हम किसी तरीके से इस CO को हटा दें तो हमें गैस क्या मिलेगी, H2, हाइड्रोजन गैस। अब वो कैसे किया जाए, ये जो वाटर गैस मिला है इसमें आयतन के अकॉर्डिंग आप लगभग 2 गुना ज़्यादा आयतन, जितना आयतन इस गैस का है उससे 2 गुना ज़्यादा आयतन जलवाष्प मिला दीजिए। इसी में 2 गुना ज़्यादा आयतन क्या मिला दीजिए, जलवाष्प, ठीक। और इस मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक या कह सकते हैं आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड के उत्प्रेरक के मिश्रण प्रवाहित कर दीजिए। ये गर्म रहेगा, प्रवाहित कर दी तो उससे क्या हो जाएगा, जो CO है ना वो CO2 में ऑक्सीडाइज जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, हो गया। अब ये H2 गैस, तो अब आपको जो मिक्सचर मिल रहा है उसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इसको अवशोषित करा लें कहीं से, तो जो शेष गैस बचेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। CO2 को अवशोषित कराना है, सबसे सिंपल तरीका, H2 गैस उसमें ना घुले लेकिन CO2 गैस उसमें अवशोषित हो जाए, तो हम ले लेते हैं पानी। अगर इस मिश्रण को अगर हम जल में प्रवाहित कर दें तो जो CO2 गैस होगी वो जल के द्वारा अवशोषित हो जाएगी, और यहाँ से जो निकलने वाली गैस होगी वो केवल क्या होगी, H2 गैस। तो ये एक बॉश प्रोसेस है, कोल गैसिफिकेशन, और दूसरा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, मतलब जल गैस के द्वारा स्थानांतरण करके हमने H2 गैस प्राप्त किया है, ठीक। अब इसमें 1-2 चीज़ें और देख लो। ये जो कोल गैस है, तो कोयले से हमने प्राप्त किया है कोल गैस, ये कोयला है। आजकल अगर हम कहें तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ पर वाहित मल का ट्रीटमेंट किया जाता है, या जो रद्दी पेपर से रिसाइकल्ड किए जाते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल जहाँ से रिसाइकल्ड होता है, वहाँ से भी अच्छी खासी मात्रा में वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो बजाय इस तरीके से हम उस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है या जी रिसाइकलिंग प्रोसेस हम अपना रहे हैं सीवेज मटेरियल्स के लिए, या कह सकते हैं जो रद्दी पेपर्स होता है उनके लिए भी, तो वहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है इस CO प्लस H2 के मिक्सचर को प्राप्त करके। और फर्दर ये जो CO प्लस H2 है, ये जो वाहित मल या अखबार रद्दी पेपर्स यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है, उसमें आप जलवाष्प की अधिकता मिलाइए और उसके बाद फिर से CO2 और H2 गैस का मिक्सचर प्राप्त करिए। CO2 को पानी में अवशोषित करा लीजिए, H2 गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है इस CO2 को अवशोषित कराने का, एक और तरीका है कि अगर आप सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल कर लें, सोडियम आर्सेनाइड, तो ये जो है सोडियम आर्सेनाइड द्वारा भी CO2 का अवशोषण हो जाता है, तो अगर आप CO2 को सोडियम आर्सेनाइड द्वारा अवशोषित करा दें तो जो गैस बचेगी वो रेस्ट क्या होगी, H2 गैस। ये भी तरीका है।
एक मेथड हम और बता देते हैं, यही बॉस प्रोसेस में सिर्फ ये दो बातें हैं, कोल का गैसीकरण या कोल गैसीकरण, दूसरा बेटा है जल गैस स्थानांतरण अपक्रिया। हम आपको सिर्फ ये मेथडोलॉजी बता रहे हैं, ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि और भी कई तरीके हैं जिससे आप कोल गैस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, CO2 गैस को अवशोषित कराने का एक तरीका तो H2 गैस जल है, इसके अलावा सोडियम आर्सेनाइड का भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वहाँ पर भी आप CO2 गैस को सोडियम आर्सेनाइड में अवशोषित करा करके शेष H2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अर्थात सिन गैस या वाटर गैस जो मिला है, अगर इसको लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन क्रोमेट FeCrO4 उत्प्रेरक पर अगर आप प्रवाहित कर दें, FeCrO4 उत्प्रेरक पर, तो CO का CO2 में ऑक्सीडेशन हो जाता है और हाइड्रोजन बच जाती है। ये हाइड्रोजन अलग कर दीजिए। अब इस CO2 को चाहे इस विधि के द्वारा और चाहे इसके द्वारा अलग कर लीजिए। CO2 को अगर आप अलग कर लेते हैं तो आपको H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। तो ये है बॉश प्रोसेस, लेन प्रोसेस। ठीक है, लेन प्रोसेस, लेन नाम है। अब इससे हम कैसे H2 गैस प्राप्त करेंगे? तो इसमें बेसिक रिएक्शन ये है कि जो लोहा है, रक्त तप्त आयरन, लगभग आप कह सकते हैं 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया लोहा, रेड हॉट तो नहीं होगा पूरा, लेकिन तप्त होगा, गर्म होगा। उस पर अगर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है और शेष हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यही बेसिक रिएक्शन है इसका। तो यहाँ पर ये आयरन और ये है जलवाष्प, ये लगभग 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा फेरी-फेरो ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। तो ये हो जाएगा 4 और ये 3, समझ रहे हैं? ये हो गया फेरी-फेरो ऑक्साइड, फेरी-फेरो ऑक्साइड। आपको पता है कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है FeO प्लस Fe2O3 का। तो ये H2 गैस मिल गया। क्लियर? ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं गैसिंग रिएक्शन, गैसिंग रिएक्शन। लेन प्रोसेस में यही होता है H2 गैस बनाने का। ठीक, लेकिन चूंकि आयरन को अगर हम जलवाष्प के द्वारा ऑक्सीकृत करा दे रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो कि जिससे आयरन का जो ऑक्साइड है फिर से हमें आयरन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपचयित हो जाए और प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर पाएँ, तो उसके लिए लेन ने किया क्या, एक ये फर्नेस टाइप का, ये एक फर्नेस है, भट्टी कह सकते हैं आप। इसके अंदर इन्होंने आयरन का पाउडर रखा है, आयरन के चूर्ण रखे हुए हैं या आयरन का स्क्रैप रखा हुआ है। तो ये गर्म किया जाएगा। अब इसमें एक तरफ से 2 नलियाँ और दूसरी तरफ से 2 नलियाँ लगा रखी हैं। एक तरफ से हम जैसे H2 गैस, H2O जो जलवाष्प वो प्रवाहित करेंगे और साथ में वाटर गैस भी प्रवाहित करेंगे। ये इसका काम ये होता है कि जो बना हुआ इसके द्वारा ऑक्सीकृत जो आयरन है उसको फिर से आयरन में अपचयित कर देता है। वाटर गैस जलवाष्प के द्वारा ऑक्सीकृत आयरन मतलब Fe3O4 उसको पुनः आयरन में अपचयित कर देता है, पुनः अपचयित कर देता है। जो ऑक्सीकृत आयरन है वो फिर से आयरन में अपचयित हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी H2 गैस। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है, तो यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ से क्या निकलेगी? CO2 गैस, क्योंकि भारी होती है। तो यहाँ से आप CO2 गैस को पानी में अवशोषित करा के अलग कर लीजिए, जो इधर से गैस निकलेगी वो H2 गैस होगी। क्लियर? अब इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड H2 गैस का इस्तेमाल करें, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो होता ये है, ये जो जलवाष्प के द्वारा, ये वाष्प था, जलवाष्प के द्वारा आयरन का जो ऑक्सीकरण Fe3O4 में हुआ है, उस Fe3O4 अर्थात ऑक्सीकृत आयरन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर ये फिर से उसे बदल देगा या अपचयित कर देगा। किसमें? आयरन में। यहाँ आयरन हो गया और ये बेटा है Fe3O4 जो H2 है, ये फिर से Fe और H2 ये बना देगा। अर्थात यहाँ पर आयरन जो है हमें फिर से मिल जाएगा, आयरन जो है क्या होगा? फिर से मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं विविफैक्शन। विविफैक्शन
तो आप लेन प्रोसेस में कह सकते हैं कि दो स्टेप्स में रिएक्शन करा रहे हैं। एक तो मेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं गैसिंग रिएक्शन, गैसिंग अपक्रिया, मतलब गैसिंग हो क्या रहा है, जो आयरन है उसको तप्त आयरन पर हम वाष्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जल वाष्प, जिससे फेरी-फेरो ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होकर बाहर निकल जा रही है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीकृत आयरन है इसे पुनः आयरन में अपचेज करने के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है वाटर गैस, और जो Fe3O4 को फिर से आयरन में, और H2 जो है वो भी Fe3O4 को किस में, आयरन में अपचेज कर देगा। तो इस तरीके से हम आयरन को फिर से ऑक्सीकृत कराएंगे, इसके द्वारा H2 गैस मिलेगी, और इनके द्वारा फिर से ऑक्सीकृत आयरन को पुनः आयरन में हम अपचेज कराएंगे, और ये प्रोसेस बार बार हम कराते रहेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में H2 गैस का उत्पादन लेन प्रोसेस के द्वारा होता रहेगा। क्लियर। अब अगला देखो, फोर्थ मेथड देखो, हाइड्रोकार्बनों के द्वारा। तो इंडस्ट्री लेवल पे आजकल वर्तमान समय की बात अगर हम बताएं आपको, तो जितना भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 77%, 77% जो है वो हाइड्रोजन का उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो जहाँ से कच्चा तेल क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसमें जो सबसे नीचे आते हैं वो नेफ्था आते हैं या विटुमिन आता है, तो जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनका हम आंशिक ऑक्सीकरण कर दें या ताप भंजन कर दें, भंजन मतलब ताप अपघटन, या कह सकते हैं इसको क्रैकिंग कर दें, मतलब वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर पदार्थ को गर्म करने पर, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, केवल पदार्थ टूटेगा, तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से ये छोटे छोटे घटक कणों में टूट जाते हैं और वहाँ से भी हम H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल मेथड देखो, अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, तो उससे क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हम जलवाष्प के द्वारा करा रहे हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये नेफ्था है या कह सकते हैं एल्केन, नेफ्था एक्चुअली एल्केन का मिक्सचर होता है, बड़े अणुभार या उच्च अणुभार वाले। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा CH4 मान लो ले लिया, और ये है जलवाष्प, ठीक है। इस जलवाष्प के द्वारा अगर ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो ये मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 गैस, ये H2 गैस आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है पार्शियल ऑक्सीडेशन का। ताप भंजन द्वारा, ताप भंजन द्वारा मतलब वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मीथेन है, इसको गर्म कर दो, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन और साथ में हाइड्रोजन यहाँ से प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ये कार्बन और साथ में हाइड्रोजन गैस, इस तरह से H2 गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अब पांचवा और लास्ट मेथड देखो, मेथनॉल द्वारा। मेथनॉल की वाष्प ले लीजिए, मेथनॉल मतलब CH3OH। इस वाष्प को क्रोमेट जो उत्प्रेरक है, जैसे FeCrO4 है ना, इस मेथनॉल की वाष्प को क्रोमेट उत्प्रेरक पर प्रोवाइड कर दीजिए और वहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। क्लियर। तो मेथनॉल के द्वारा भी सीधे सीधे क्रोमेट उत्प्रेरक पर इसकी वाष्प को प्रोवाइड कर दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में H2 गैस का उत्पादन हो जाएगा। H2 गैस को सेपरेट कर लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। वो चाहे इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, CO2 मिल जाएगा, फिर पानी में अवशोषित करा दीजिए, ये कर सकते हैं आप। या जो CO2 और H2 गैस का मिक्सचर है उसको सोडियम आर्सेनाइड में प्रोवाइड कर दीजिए, सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, इसके द्वारा जो है CO2 गैस का अवशोषण कर ले जाएगा और वहाँ से H2 गैस का उत्पादन हो जाएगा। क्लियर। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये मिक्सचर है तो हम कुछ धातुएं, जैसे D ब्लॉक की धातुएं हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, इन धातुओं पर इन गैस का अगर हम मिक्सचर प्रोवाइड करें तो ये धातुएं जो है H2 गैस को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती हैं। CO को नहीं अवशोषित करेंगी लेकिन H2 गैस को अवशोषित कर लेंगी, तो उन धातुओं को बाद में बाहर निकाल करके गर्म करके हम H2 गैस का वहाँ से उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल मेथड जिसके द्वारा हम H2 गैस का उत्पादन बड़े स्तर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के होगा, हाइड्रोजन गैस या डाई हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक है। तो थैंक यू। नोट्स बनाते रहेंगे बेटा, नोट्स बनाते रहेंगे, और डाउट हो तो आप ज़रूर क्लियर करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके, जिससे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होते रहें समय समय पर, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।